व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। तो अपने कर्मों को बनाइए विशिष्ट, ताकि आपके व्यक्तित्व में हो पाए सुधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और अगले 1 घंटे में हम नया सवेरा में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी खेल जगत, अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की, साथ ही जानेंगे जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियां। लेकिन इस पूरे 1 घंटे के पावर पैक शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, और शुक्रिया, और साथ ही आप सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो जिस तरीके से आंचल ने बताया कि अगले 1 घंटे एकदम पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि जिसमें हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, और मुख्य तौर पर बात होगी लोकसभा चुनावों की, क्योंकि लोकसभा चुनावों में तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। और तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी जो तमाम राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं साथ ही जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ये भी चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखो तुम्हारा इसके अलावा विपक्षी दलों की अगर हम बात करते तो वो भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम खबरों पर नजर रहेगी। इसके साथ ही मौसम की खबरों पर भी हम नजर डालेंगे। तो आप लगातार बने रहिए अगले 1 घंटे। और अगले 1 घंटे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। 24 की चुनौती में प्रधानमंत्री आज अपने गृह राज्य गुजरात में करेंगे जनसभाएं। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी प्रचार को देंगे धार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में, तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में संभालेंगी कमान। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार। डीपफेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। वकीलों के एक संगठन ने बीते कल दाखिल की थी याचिका। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का किया जीना मुहाल। वहीं अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण ब्राजील में भारी बारिश का कहर। अब तक 10 लोगों की मौत। बड़ी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी जारी। खेल की खबरों में आईपीएल में आज राजस्थान के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती। वहीं कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को दी 7 विकेट से शिकस्त। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो 24 की चुनौती का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो बात करते हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए जो धुआंधार चुनावी प्रचार है वो जारी है। तो प्रधानमंत्री आज अपने गृह राज्य गुजरात में 4 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे आणंद में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सुरेंद्रनगर में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री चुनावी रैली करने वाले हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री की आज तीसरी रैली जूनागढ़ में 3:15 बजे होगी। वहीं जामनगर में शाम 5:15 बजे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वो माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, चाहे बात हम सत्ता पक्ष की करें या फिर विपक्ष की। और 4 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में एक पावर पैक शो होने वाला है प्रधानमंत्री की तमाम चुनावी जनसभाओं को लेकर। और लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब चुनावी प्रचार अभियान का आगाज किया था तो कल श्री गणेश किया गया है। अगर हम गुजरात की बात करें, कल साबरकांठा और बनासकांठा में चुनावी जनसभा थी, जहां प्रधानमंत्री ने
जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। और इसीलिए आज का ये जो गुजरात में चुनावी दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कई ऐसी तमाम सीट्स हैं जिस पर कांटे की टक्कर है, तो कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएगी सत्ता पक्ष की पार्टी। और यहाँ पर हमने देखा कि चुनावी शंखनाद में कई अहम मुद्दे हैं। विकास की जब हम बात करते हैं पानी की, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं गुजरात के जो असर डालेंगे जब मतदाता अपने घर से अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए निकलेंगे। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में रहेंगे, जहां पर 4 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। आंचल, इस वक्त हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं आनंद से। मेघना, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज 4 जगह पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आज प्रधानमंत्री जिनका जिक्र मंच से कर सकते हैं? मेघना। देखिए, गुजरात एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम सब जानते हैं होम ग्राउंड रहा है। कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं संबोधित की, या अगर हम देखें उससे पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जो उन्होंने भी कई सभाएं गुजरात में संबोधित की हैं। ना केवल जो नेशनल स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री के दौरान जो काम किए हैं उसको भी लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। कि जिस तरीके से गुजरात में अगर जैसे उन्होंने अपनी जनसभाओं में कहा कि कर्फ्यू, कई दशकों से कर्फ्यू देखना बंद कर दिया है, और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो जानते भी नहीं कि गुजरात में कर्फ्यू लगना क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। और उसके साथ ही किस तरीके का जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसको किस तरीके से गुजरात ने देखा है साल दर साल, उसके ऊपर बेशक फोकस है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2022 के जो चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में गुजरात में एक, अगर हम कहें तो बम्पर सीटों से जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में उसी विधानसभा चुनाव के तर्ज पर जो सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स और सीट सिक्योर करने की कोशिश है भाजपा की। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपनी तरफ से जहां उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जैसे सौराष्ट्र, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में प्रचार करने वाले हैं, लेकिन सौराष्ट्र के कुछ इलाके अगर हम देखें तो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहे हैं। तो वहां पर कांग्रेस पूरी कोशिश करना चाह रही है कि वहां पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ा सके और वहां पर जीत हासिल कर सके। जी, उसके साथ ही एक और बात यहाँ पर है कि 2 ऐसी सीटें हैं, भावनगर और भरूच, जहां पर कांग्रेस इंडी अलायंस के तहत 2 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी उन्होंने जगह दी है, चुनाव लड़ने का मौका दिया है। तो एक यहाँ पर देखें तो कैंपेनिंग, क्योंकि अब हफ्ता भी नहीं बचा है, हफ्ते से भी कम दिन बचे हैं, तो एक तरीके से कैंपेनिंग का जो तेजी है वो काफ़ी, जो कैंपेनिंग का दौर है काफ़ी तेज हो चुका है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज आनंद में है जो सेंट्रल गुजरात में है, और उसके बाद सौराष्ट्र में भी रैलियां करेंगे, और कल उन्होंने बनासकांठा में रैली की थी जो कि उत्तर गुजरात में है। तो एक तरीके से पूरा गुजरात कवर करने की स्ट्रैटेजी से अगर हम आनंद की बात करें, आनंद वो जगह है जहां से हमने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो तमाम महिलाएं हैं, जब हम दुग्ध क्रांति की बात करते हैं, यहाँ से उसका आगाज़ किया गया। आप वहाँ पर लगातार मौजूद रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मतदाता हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, उनका क्या विचार है? ख़ास तौर पर ये जब इस तरह की रैलियाँ की जाती हैं जिसमें स्टार प्रचारक अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, कितना खरा उतरेंगे उम्मीदों पर जनता की? देखिए, अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर ग्लोबली आनंद को एक ऐसी जगह माना जाता है जो ऑब्वियसली अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए और अपने कोऑपरेटिव अमूल के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके अलावा भी आनंद एक ऐसी जगह है जहां पर काफ़ी सारे अहम इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इरमा कहें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहें, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं। तो गुजरात में इसको अगर हम देखें तो विद्यानगरी के तौर पर भी जाना जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और यहाँ
यहाँ पर अगर आप बात करने निकलेंगे सड़कों पर, सबसे ज़्यादा आपको अगर लोग मिलेंगे तो वो यंगस्टर्स होंगे। खास तौर पर अगर यंगस्टर्स से बात करें तो बेशक उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कंपनीज़ का यहाँ आना ये एक अहम मुद्दा है। और एजुकेशन के और अगर हम देखें तो जैसे हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और वो यहीं काम करें, यहीं पढ़ें। तो उन सभी चीज़ों, ऐसे किस्म के मुद्दे यंगस्टर्स के मुंह से आनंद में खास तौर पर सुनने मिलते हैं, क्योंकि ना केवल वो यहाँ के युवा बल्कि देश भर से और बाहर से भी युवा यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर यहाँ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो दूध उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, खासतौर पर महिलाएं, गांव-गांव की महिलाएं जो इस कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई हैं, वो उन लोगों के भी जैसे पशुपालन को लेकर जो मुद्दे हैं और किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा सकें पशुपालन के अपने व्यवसाय में, इस तरह के मुद्दे बेशक सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर आणंद में एक अहम चीज़ है कि 2009 तक ये सीट कांग्रेस के पास थी, उसके बाद 2014 में ये सीट भाजपा के पास आई, दिलीप पटेल जीते थे, और उसके बाद से मितेश पटेल जीते 2019 में, जिन्हें इस बार फिर से टिकट दी गई है। और अगर हम देखें तो अमित चावड़ा जो कि पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्हें इस बार कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है, क्योंकि पिछली बार भरत सोलंकी मितेश पटेल के सामने हार गए थे। सियासी कांग्रेस के बड़े नेता हैं माधव सिंह सोलंकी के। बिल्कुल मेघना, तो कहीं ना कहीं सियासी जमीन खोजती हुई तो आप भी नजर आ रही है, क्योंकि हमने ये समझने की कोशिश की है, राजनीतिक जो तमाम विश्लेषक हैं उनका मानना है कि राष्ट्रीय स्तर की दूसरी पार्टी बनने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है आप। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को, हालांकि देखिए गुजरात में कभी भी कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहा है। पिछली बार हालांकि विधानसभा चुनावों में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने कॉन्टेस्ट किया था, हालांकि कुछ ज़्यादा ना वोट शेयर मिल पाया, ना अगर हम देखें तो ज़्यादा सीटें हासिल कर पाए, क्योंकि तकरीबन 156 सीटें, 182 सीट की विधानसभा में 156 सीटें भाजपा जीत चुकी थी। तो अगर हम उसके बावजूद देखें तो 2 जगहों पर मौका दिया गया है आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस के तहत। हालांकि उनमें से एक जगह पर, खास तौर पर भरूच में, चैतर वसावा जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से, वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं ग्राउंड पर। और चूंकि वो भरूच के ही हैं, ट्राइबल बेल्ट से वहाँ पर नाता रखते हैं, ट्राइबल्स के बीच रहे हैं, इसलिए भी वहाँ पर एक अगर हम देखें तो टक्कर नज़र आ रही है। मनसुख वसावा जो कि बीजेपी से हैं, कई बार लोकसभा, भरूच लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके सामने चैतर वसावा को फील्ड किया गया है। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो बनासकांठा, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, वहां पर भी कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत इस बार प्रचार कर रही है। गेनीबेन ठाकुर जो हैं, उनकी काफी लोकप्रियता भी है उस जगह पे, तो वहां पर भी एक टक्कर और अच्छा फाइट नजर आ रहा है। और इस बार हम जानते हैं क्योंकि 26 सीटें हैं गुजरात में, जिनमें 25 पर चुनाव होना है। एक सीट जो सूरत की है, वहां पर अनकॉन्टेस्टेड जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे जैसे वलसाड जैसी सीट है, वहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल, और साबरकांठा की अगर हम बात करते हैं तो, और बनासकांठा की, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने अहम तौर पर चुनावी जनसभाएं की हैं। ऐसी एक आध सीट वहां पर भी है जहां पर लेडी फाइट है, और देखना होगा कि जनता किसकी तरफ जाते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करती है और कौन से मुद्दे जनता के मन पर हावी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि नया सवेरा में 24 की चुनौती में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो नया सवेरा में। तो आगे अब कहाँ लेकर जा रही हैं कृतिका? बिल्कुल, अब इससे पहले हमने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। अब बात करते हैं जेपी नड्डा की। दरअसल चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका धुआंधार प्रचार जारी है। अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीछे नहीं है। जेपी नड्डा आज बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद के लिए पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अररिया में आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान है, तो वहीं मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होगा। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर नए चेहरे राजभूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद में जेपी नड्डा मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे, जहां पर विदिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा गुजरात में मेहसाणा में जनसभा करते हुए आज नजर आएंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे बरेली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके ठीक बाद बदायूं स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनता से भाजपा को जीत दिलाने की अपील करेंगे। वहीं सीतापुर के लहरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और आगे बढ़ते हुए बात बिहार की भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्य के सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। बिहार की एक और चर्चित सीट सारण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव लड़ रही हैं। लालू प्रसाद ने उन्हें बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के शिमोगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिवमोगा और रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वे आज समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आप नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगी। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब कांग्रेस की भी। दरअसल आपको बता दें कि आज रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर घोषणा की जा सकती है, क्योंकि बीते शुक्रवार को दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी रायबरेली से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अब आज का दिन इन दोनों सीटों की उम्मीदवारी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस व्यक्ति पर, किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में इन दोनों सीटों से उतारती है, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा नामांकन का। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी का, जो कि बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, बरेली का झुमका बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जिस तरह से स्टार प्रचारकों का रुख भी, खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही हैं। आज अमित शाह के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। किस तरह की तैयारी है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें इसी प्रदेश से आती हैं? जी बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें ही तय करती हैं कि देश की राजनीति की दिशा क्या होगी और कौन पार्टी सरकार बनाएगी। हम बरेली की बात करें, जैसे बरेली में आपने कहा कि झुमका फेमस है, वैसे यहाँ पे सुरमा भी फेमस है। यहाँ पे अगर ये रुहेलखंड में आता है तो बरेली में आज अमित शाह की रैली है। तो अगर रुहेलखंड की बात करें, पूरे रुहेलखंड की बात करें तो जिस तरह गर्मी बढ़ी है तो राजनीतिक सरगर्मियाँ भी बढ़ी हैं। लगातार यहाँ रैली है, क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव है। तो तीसरे चरण का चुनाव देखते हुए जो भी पार्टियाँ, उनके जो बड़े नेता हैं, वो पूरे रुहेलखंड में लगातार रैली करते नजर आ रहे हैं। जी रजनीश, अगर देखा जाए तो अब ज्यादा वक्त नहीं है तीसरे चरण के मतदान में, तो ऐसे में जमीनी स्तर पे, क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, तो क्या कुछ ऐसे खास मुद्दे हैं जो जनता के दिमाग में इस वक्त वहां पर घूम रहे हैं, और साथ ही जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो किस तरीके से प्रचार वहां पर कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह अगर हम तीसरे चरण की बात करें, चुनाव की बात करें, तो साफ तौर अगर लोगों से बात करने पे एक जो चीज़ें समझ में आई हैं वो उनका साफ तौर पे समझना और बात करना होता है कि हमें जो है ये विकास चाहिए, और ताकि हमारा देश आगे बढ़े। वो राष्ट्र की बात करते हैं कि जब विकास होगा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और हमें रोजगार मिलेगा। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस बरेली है, जिससे अगर बरेली विकास करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश विकास करेगा, प्रदेश जब विकास करेगा तो देश विकास करेगा। इससे साफ तौर पे वो क्लियर रहते हैं और साफ तौर पे इस तरह बात करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश या देश की बात करें तो वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे हैं। लेकिन एक तरफ साफ तौर पे होता है कि उनका ये कहना होता है कि देश का मान विदेशों में बढ़ रहा है। अगर देश के जब सरकार बनती है, इसके पहले जो सरकार रही है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इस समय जो 2014 से लेकर अब तक सरकार, सब में ये तुलना करते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो पुरानी सरकार से लेकर नई सरकार, हर सरकार की तुलना करके वो अच्छी बात करते हैं। बिल्कुल, और जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सपा बसपा का नाम आना लाजमी है, और हमने देखा कि किस तरह से सपा ने कई बार अपने प्रत्याशियों की सूची बदली है, और बसपा ने भी किस तरह से जातीय समीकरण बिठाते हुए कई ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर मुकाबले को रोचक बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए, तो आप बात अब कर लेते हैं किस तरह से अगर उत्तरी लोकसभा सीट का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए आंचल अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, तो उत्तरी गोवा लोकसभा सीट की भी बात करते हैं, जो भाजपा कांग्रेस के लिए अब नाक का सवाल बन गई है। बिल्कुल, उत्तरी गोवा से भाजपा के श्रीपद येसो नायक चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से रमाकांत खलप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी के मनोज परब ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोककर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। तो क्या कहते हैं उत्तरी गोवा के राजनीतिक समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की वहां से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर पर बसा गोवा अपनी खूबसूरती, समुद्री सीमाओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस प्रदेश में मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर गोवा की सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसमें श्रीपाद येसो नाइक उत्तरी गोवा से सांसद चुने गए थे।
पार्टी ने एक बार फिर श्रीपाद येसो नाइक पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तरी गोवा से टिकट दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के शानदार नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार और अपनी जीत का दावा किया है। नाइक जी, किन इश्यूज को लेकर आप गोवा के जो लोग हैं उनके बीच में जा रहे हैं? इशू ऐसे को इशू तो छोटे मोटे होते हैं, वो राज्य सरकार देख रही है। जो सेंटर का जो योगदान यहाँ चाहिए विकास के इशू है, नहीं ओनली विकास डेवलपमेंट, वो तो कई सालों से कर ही रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से गोवा को मदद की है, करोड़ों रुपए विकास के लिए दे दिए हैं, और वो जो पूरा करने के इसमें हम जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से रमाकांत खलप को मैदान में उतारा है। रमाकांत खलप पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं रमाकांत खलप का कहना है कि भाजपा के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें फायदा होगा। इस बार उत्तर गोवा की जनता क्या कह रही है? यही बात है कि इनकम्बेंसी फैक्टर तो बड़ा फैक्टर है। 25 इयर्स यहाँ के अपने जो हमारे दोस्त जो है तो MP रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है इट्स अ ब्लैंक कार्ड, और लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसे ब्लैंक कार्ड जिसके पास है 25 ईयर की, ऐसे आदमी को फिर क्यों भेजे। दूसरी तरफ 2 साल पहले बनी रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। पार्टी के उम्मीदवार मनोज परब ने भाजपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने जनता के समक्ष किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक विधायक जीता। इस बार क्या आपको उम्मीद है? पूरा गारंटी है कि दोनों सीट आरजी जीतेंगी, क्योंकि ये जो नेशनल पार्टी का जो पॉलिटिक्स है, जिसमें गोवा को एक 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, गोवा के लोगों को 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है नेशनल पार्टी की तरफ से, और जो भी जुमलेबाजी हो रही है इससे लोग अभी पक गए। उधर राजनीतिक दलों के सियासी वादों के बीच क्षेत्र की जनता विकास के साथ साथ इलाके के अन्य मुद्दों को भी इन चुनाव में अहम मान रही है। महंगाई वो तो सब जगह पे है, और तीसरा है मतलब सब लोग कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ इतने सालों में, सो इसलिए इस बार सब लोग कह रहे हैं कि चेंज चाहिए, एक नया फेस चाहिए। मदई रिवर का है, ओके, जो हमारा लैंड प्रोटेक्शन का है वो एक बड़ा इशू है, जो हमारा हिल्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बात करें उत्तर गोवा संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ 5,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो वहीं दूसरे नंबर पर ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की 20 सीटें उत्तर गोवा संसदीय क्षेत्र में आती हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी पणजी भी इसी संसदीय क्षेत्र में है। गोवा की उत्तरी लोकसभा सीट पर 15 बार लोकसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से 5 बार भाजपा, 5 बार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और 4 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। इसके अलावा एक बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की है। गौरतलब है कि श्रीपाद येसो नाइक 1999 से लगातार अब तक इस सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो छठी बार जीत का सेहरा पहनते नजर आएंगे या फिर कोई उलटफेर उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब रहेगा। इस त्रिकोणीय लड़ाई में क्या गोवा का इतिहास बदला जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा कर पाएगी या फिर रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी कोई नया गोल खिलाएगी? ये तो परिणाम के बाद ही पता लगेगा, लेकिन यहाँ मुकाबला रोचक जरूर है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, उत्तरी गोवा। तो गोवा में किस तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है वो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो देश भर में हजारों उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते नजर आते हैं। बात करें देश में हुए पहले आम चुनाव की तो साल 1951-52 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। वहीं 1977 के लोकसभा चुनाव में 2439 उम्मीदवार मैदान में थे। उधर 2004 में उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 5435 पर पहुंच गई। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों का आंकड़ा बढ़कर 8070 हो गया।
वहीं 2014 के आम चुनावों में ये आंकड़ा 8,251 तक पहुंच गया, जबकि 2019 के चुनाव में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 8,054 रही थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो चुनावी समर की इस चुनौती में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के इस खास शो नया सवेरा के साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डर कर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डीप फेक वीडियोस से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए या फिर हम कहें इसी मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियोस पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए भी मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह, आमिर खान, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के डीप फेक वीडियो का भी हवाला दिया है। और नया सवेरा में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां पर सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। ममता सरकार की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया है कि सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले ही वापस ले ली गई थी। उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। और वहीं आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में के कविता की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। सीबीआई ने दरअसल के कविता की जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। जमानत मिलने की सूरत में गवाहों, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में इससे जांच भी प्रभावित
हो सकती है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बुधवार एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम को 8 बजे बीएसएफ 125 बीएन के जवानों ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। सैनिकों ने पाया कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद संदिग्ध शख्स सीमा पार की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को उसे गोली मारनी पड़ी। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इलाके की तलाशी ली जा रही है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल मई के महीने की शुरुआत ही हुई है और पूरे देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल इस वक्त कर दिया है। धूप के कारण लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। कल पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है और ये सामान्य तापमान से 10.4 डिग्री ज्यादा है। वहीं झारखंड के बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज राहत की उम्मीद जरूर जताई है। मौसम विभाग ने का कहना है कि अगले 24 घंटे पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र, झारखंड सहित कई जगहों पर लू की स्थिति भी रह सकती है। तो एक तरफ लू और हीट वेव से कुछ राज्य बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। और मिजाजी मौसम पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश। सुप्रभात आपको। हमने देखा कि गर्मी का जो कहर है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां पड़ रहा है। किस तरह का मौसम का अनुमान फिलहाल जताया गया है और खास तौर पर क्या तैयारी है राज्य प्रशासन की इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और बात अगर मौसम की करें तो जैसे आपने भी दर्शकों को बताया है कि जो पश्चिमी बंगाल का जो मंगलवार का दिन रहा है, पश्चिमी बंगाल और झारखंड का जो इलाका आपने बताया है, उसमें लगभग जो है 47 डिग्री के पार जो है टेम्परेचर गया है, जो कि सीवर हीट वेव में कहा गया है कि यहाँ पर सीवर हीट वेव यानी गंभीर हीट वेव को कह सकते हैं कि यहाँ पर थी। और गंभीर हीट वेव की अगर बात करें, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो औसतन जो तापमान रहता है, अगर उस तापमान से 6 डिग्री अधिक अगर तापमान हो जाए तो उसे सीवर हीट वेव कहा जाता है। और हीट वेव की अगर बात की जाए तो औसतन जो तापमान होता है उससे अगर 4 डिग्री अधिक रहता है तो हीट वेव में आता है। निश्चित तौर से पश्चिमी बंगाल का जो कलाईकुंडा जो इलाका है, जिसमें कि सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, मई के फर्स्ट पहले ही दिन अगर बात की जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को जो है गर्मी से जो है परेशान देखा गया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 2 तारीख को धीरे धीरे तापमान में कमी होने की जो है कमी होगी। हालांकि शाम तक ये कमी दर्ज की जा सकती है और फिर भी जो है लू यहाँ पर रहेगी। ऐसे में कहा जाए तो देश के कई हिस्सों में आज भी जो है लोगों को जो है गर्मी से झेलनी पड़ सकती है। गर्मी की जो तपिश है उसको जो है सहन करना पड़ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है उसने यहाँ पर जो सीवर हीट वेव है उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर कहना है कि आप मौसम विभाग की जो कहना है उस पर आप ध्यान दीजिए। प्रशासन का जो तमाम जो जानकारियां आपको दी जा रही है, मुहैया कराई जा रही है, उस पर आप ध्यान दीजिए। साथ ही हम भी अपने दर्शकों से जो है ये कहना चाहेंगे कि आप भी जो है कोशिश करिए कि अगर गर्मी जितनी भयंकर होगी उसमें बाहर ना निकले, तरल पदार्थ का जो है सेवन करें और कहीं ना कहीं जो अपना शरीर है उसको ठंडा रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके शरीर पर हीट वेव से कहीं ना कहीं आपको जो है काफी नुकसान हो सकता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो मौसम अलग अलग रुख अपनाता हुआ आंचल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे बुलेटिन के बाद में और आप भी चलकर एक नींबू पानी पिए, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक के उस पार जो लोग दफ्तर की जल्दी में अखबार नहीं पढ़ पाए हैं, हमारे सहयोगी लेकर आएंगे आपके लिए अखबारों की सुर्खियां। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं
जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो ब्रेक से पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि अब बात होगी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और गवीश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गवीश, क्या कुछ लेकर आए हैं आप अखबारों की दुनिया से हमारे दर्शकों के लिए? हमारे दर्शक अब नारियल पानी पीते पीते आपकी इन सुर्खियों को सुनेंगे। जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को सुप्रभात। बात करें अखबारों की सुर्खियों की, तो जो अखबारों में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई हैं उनमें पहली खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो है अयोध्या से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रामलला के दर्शन अयोध्या पहुंची थीं और इस अवसर पर उन्होंने सरयू में भी दुग्ध अभिषेक किया और साथ ही सरयू आरती भी की थी। अगली खबर हमारी जो जुड़ी है वह है विद्यालयों को मिले धमकी भरे एक ईमेल से, जहां कल दिल्ली के विद्यालयों को लगभग 200 से अधिक विद्यालयों को एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें बम की धमकी दी गई थी। विस्फोटक होने के संदेश दिए गए थे जिसकी जांच तुरंत बम स्क्वाड और जितने भी आरक्षी बल थे उन्होंने की गई और इस खबर को अंततः झूठा पाया गया था, लेकिन काफ़ी अफरा तफरी हो गई थी। आज लेकिन दिल्ली के जो सभी विद्यालय हैं वो अपने सामान्य समय के अनुसार खुले हुए हैं। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर जुड़ी है अमित शाह के फेक वीडियो से, जहां पर अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर तेलंगाना के सीएम को रेवंत रेड्डी को दिल्ली की विशेष टीम ने बुलाया था पूछताछ के लिए। हालांकि वो कल यहां उपस्थित नहीं हुए और उनके वकील ने लिखित पत्र के माध्यम से 15 दिनों का समय मांगा है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रकरण में 8 राज्यों के लगभग 16 नेताओं को तलब इसमें किया है। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर है वित्त से जुड़ी हुई। पहली बार जो 2 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी का संग्रह किया गया है और यह पहली बार हुआ है। निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में इसमें कहा कि कुशल कर वसूली के माध्यम से ही यह वस्तुतः मील का पत्थर जो है हासिल किया गया है। बात करें अग्रिम खबर की, तो अगली खबर है राजनीतिक गलियारे से। जैसा कि माहौल है देश में, चुनाव प्रचार में लोग लगे हुए हैं, नामांकनों का भी दौर जारी है। इसी संदर्भ में दिल्ली में मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन करने से पहले एक बहुत बड़ी रैली की थी जिसमें राजनाथ सिंह और ओम प्रकाश धनखड़ भी उपस्थित थे। जो अगली खबर है वह खबर है नौकरी से संबद्ध। एक अध्ययन के अनुसार भारत में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी संख्या में 5% इजाफा हुआ है। 5 साल में लगभग 11 करोड़ नौकरियां जो हैं बढ़ी हैं। तो ये कुछ खबरें थी ऐसी जो अखबारों में सुर्खियों के रूप में विभिन्न समाचार पत्रों में देखी गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके साथ नए सवेरा में और जानते हैं और खबरों को। बहुत बहुत शुक्रिया गवेश, और तमाम जो खबरें हैं उनको समेट करके बेहद ही कम समय में लेकर आकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल, और अखबारों के बाद सीधे ले चलते हैं अब आपको दुनिया भर की कुछ खास खबरों की तरफ, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें। लंदन में आज मेयर पद का होगा चुनाव, जिसमें भारत और पाकिस्तान मूल के उम्मीदवार आमने सामने। इस चुनाव में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी लंदन के वर्तमान मेयर सादिक खान को दे रहे हैं चुनौती। सादिक खान लेबर पार्टी की तरफ से मैदान में, वहीं 2 बार लंदन मेयर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके पाकिस्तान के मूल निवासी सादिक खान की जो
को टक्कर देने के लिए हैं तैयार। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बारिश के कारण 10 लोगों की मौत और करीब 21 लोग लापता हैं। वहीं स्थानीय एजेंसियों द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यह इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज नीर ओज क्षेत्र का किया दौरा। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को यहां किया था हमला। हमले में दर्जनों निवासियों की मौत हुई थी और आतंकवादियों ने करीब 253 लोगों का किया था अपहरण। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वो गजा में इजरायल द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण वो उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ देगा। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री की कड़ी निंदा भी की है। और अब बात कारोबार जगत की, अंदाजे बयां फटाफट। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 2033 तक देश में 5.82 करोड़ रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के बढ़ते तालमेल से देश के टियर 1 और टियर 2 शहरों में लगातार रोजगार सृजित हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रात्रि विमान सेवा शुरू हो गई। आधुनिक टेक्नोलॉजी से रात के अलावा खराब मौसम और कम विजिबिलिटी में भी विमानों का परिचालन हो पाएगा। अमेरिकी बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में अपना अत्याधुनिक कैंपस खोलेगी, जो करीब 10 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला होगा। ये गुरुग्राम के सेक्टर 74A में खुलेगी। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एपिक न्यू स्विफ्ट के लिए प्री बुकिंग शुरू करने की आज घोषणा की। कंपनी ने जारी किए बयान में कहा कि ग्राहक 11,000 रुपए का भुगतान कर एपिक न्यू स्विफ्ट की प्री बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी कारोबार जगत की खबरें और अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर, लेकिन अंदाज फटाफट रहेगा। आईपीएल में आज हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले, जिसमें टीम को 8 में जीत मिली। टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद। 2024 टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। मिचेल मार्श को मिली कमान। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ हुए टीम से बाहर। काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में वापसी। इंग्लैंड की टीम 4 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ विश्व कप में अपने अभियान की करेगी शुरुआत। पोलैंड की ईगा स्वांतक और अमेरिका की मेडिसन कीज मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ने को तैयार। दोनों खिलाड़ियों के बीच आज खेला जाएगा अंतिम 4 का मुकाबला। बेल्जियम और रियल मैड्रिड के गोलकीपर थिबू कहटवा यूरो 2024 के लिए नहीं चुने जाएंगे। टीम में इंजरी के चलते इस सीजन में अधिकांश समय तक रहे मैदान से दूर। बेल्जियम की टीम यूरो 2024 से अपने अभियान की शुरुआत कर 17 जून को स्लोवाकिया के खिलाफ करने वाली है। यूरोपा लीग के सेमीफाइनल के पहले लेग के लिए बायर लेवरक्यूसेन की टीम ने जमकर बहाया मैदान पर पसीना। शुक्रवार को होगा टीम का एएस रोमा से सामना। दुनिया भर से पेरिस पहुंचने वाले एथलीट्स की डाइट की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजकों ने 500 से अधिक व्यंजन बनाने का किया फैसला। इन व्यंजनों में शाकाहारी खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा गया। और स्पोर्ट्स की खबरों के बाद अब खबरें सुने जगत से, आइए देखते हैं। निर्देशक एसएस राजामौली ने की फिल्म बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की घोषणा। जल्द ही बाहुबली का ट्रेलर हो सकता है रिलीज। फिल्म की पहली झलक हुई आउट। साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक पंचायत 3 इसी महीने होगी रिलीज। प्राइम वीडियो ने रिलीज डेट के दिए संकेत। सीरीज महीने के अंत में आने की संभावना। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी साइंस फिक्शन फिल्म कल की 2898 AD स्टार्स का फर्स्ट लुक आया सामने। फिल्म 27 जून को होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन का फिल्म में खास किरदार।
निर्देशक एस शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म गेम चेंजर में दिखेंगे ग्लोबल स्टार रामचरण। फिल्म में एक्टर 3 भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म गेम चेंजर का बजट 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर बनी 2 भाषाओं हिंदी और गुजराती में आने वाली फिल्म मैन ऑफ स्टील सरदार का मोशन पोस्टर किया गया जारी। इसको मिहिर भुट्टा ने लिखा और निर्देशन किया है। अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 का पहला गाना रिलीज कर दिया गया। पुष्पा 2 सिनेमाघरों में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी। और अब बात महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे की, जिनकी आज जयंती है। मशहूर निर्देशकों में शामिल सत्यजीत रे ने सिनेमा को समृद्ध करने में बेमिसाल योगदान दिया। इतना ही नहीं, साहित्य से लेकर पेंटिंग तक कितनी अन्य कलाओं में भी उनकी प्रतिभा का दुनिया जो लोहा है वो दुनिया ने माना और उन्हें ऑस्कर, भारत रत्न और दादा साहब फाल्के जैसे चोटी के सम्मान से नवाजा गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट सत्यजीत रे से जुड़ी हुई। फिल्मी सेट पर काम में मगन, मुंह में सिगार दबाए, सोचती आंखें, नपे-तुले अंदाज में बोलना, 6 फीट 5 इंच की प्रभावशाली शख्सियत, ये हैं भारतीय सिनेमा के कालजयी महापुरुष सत्यजीत रे, जिन्हें अपने आप में सिनेमा का एक संस्थान माना जाता है। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, साहित्यकार, ग्राफिक कलाकार, गीतकार थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। उनके काम और रचनाओं का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि महज 36 फिल्में बनाकर वो 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता बने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुए और पहले ऐसे भारतीय फिल्म निर्देशक बने जिनके पास खुद ऑस्कर अवार्ड चल कर आया। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था, जो कला और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी था। रे फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन रेनॉयर से मिलने और लंदन की यात्रा के दौरान विक्टोरिया डी सीका की इतालवी नव यथार्थवादी फिल्म बाइसिकल थीफ देखने के बाद स्वतंत्र फिल्म निर्माण की ओर आकर्षित हुए। फिल्म निर्माण में कोई अनुभव न होने के बाद भी उन्होंने यथार्थवादी फिल्मों के कई प्रतिमान सामने रखे। सत्यजीत रे, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय फिल्मों को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय सिनेमा को विश्व फलक तक पहुंचाने में विशेष योगदान निभाया। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना पर उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पाथेर पंचाली उनकी आदर्श फिल्म मानी जाती है, जो कोलकाता के सिनेमाघरों में 13 सप्ताह हाउसफुल रही। इस फिल्म ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित हुई। अप्पू ट्रायलॉजी सीरीज पर ही बनी उनकी फिल्में अपराजितो और अपूर संसार ने उन्हें विश्व सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार के रूप में स्थापित किया। उनकी बेमिसाल रचनाओं में पारस पत्थर, जलसा घर, देवी, महानगर, चारुलता, सोनार केला, पीकू और गण शत्रु शामिल हैं। रे एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व रखते थे। वो खुद ही अपनी फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखते और खुद ही किरदारों के कपड़े डिजाइन करते और 1964 में फिल्म चारुलता के बाद से कैमरा भी खुद ही संभालते थे। सत्यजीत रे की एक एक फिल्म अपने आप में एक अलौकिक रचना है, जो दर्शकों को एक अलग ही लोक में ले जाती है। सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें लगभग सभी बड़े फिल्मी सम्मान मिले और साथ ही उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ साथ देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म आगंतुक उनके सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। 23 अप्रैल 1992 ही वो दिन था कि जब इस महान निर्माता ने आखिरी सांस ली। सत्यजीत रे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका त्याग और समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। साइमा खान, डीडी न्यूज़। और कृतिका, एक निर्देशक के तौर पर उनका समर्पण इतना ज़हीन था कि वो कहते थे कि अगर फिल्म के बारे में कोई सबसे ज्यादा जानता है, समझता है बारीकी से, तो वो होता है सिर्फ निर्देशक। जी बिल्कुल। और इसी के साथ चलिए अब नया समय में आजकल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज।
मौसम की बात करें तो तेज हवाओं का अंदेशा जताया जा रहा है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, और साथ ही साथ भारी वर्षा का भी अनुमान मिजोरम में जताया जा रहा है। वहीं अगर हीट वेव की बात करें तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त उससे जूझ रहा है। और आइए अब देखते हैं तमाम उन राज्यों का तापमान जो कि न्यूनतम और अधिकतम क्या है आपके शहर में। तो इसी के साथ आंचल देखिए अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों से विदा लेने का आज के इस खास कार्यक्रम में, लेकिन रूखी सूखी विदा आपसे नहीं लेंगे, कुछ खास तस्वीरों के साथ आंचल हम बिल्कुल अलविदा नहीं कहेंगे क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद खत्म होती है, लेकिन कल आपसे मुलाकात होनी है। उससे पहले ले चलते हैं आपको हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, वो जगह जो कि अपने शानदार दृश्यों और साथ ही साथ गगनचुंबी जो इमारतें हैं उसके लिए मशहूर है। आतिशबाजी के इन दृश्यों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस आयोजन से चीन में लेबर डे गोल्डन सप्ताह का भी आगाज होता है। इन दृश्यों का आप उठाइए लुत्फ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।